Hello friends, welcome back. In today's video, we are again going to discuss certain more questions that has come from Unit 8 Inheritance Biology in June 2019 CSIR NET Life Sciences question paper. So let us continue. Also, total number of questions asked were 8 to 10. The marks weightage is 26 to 30, which is quite good. And difficulty level of questions is moderate to difficult. The questions are moderate to difficult according to me. The first question is, a family was examined for a given trait which is represented in the pedigree shown below. Further, the degree of expression of the trait is highly variable among members of the family. Some are only slightly affected while others develop severe symptoms at an early age. The following statements are made to explain the pattern of inheritance shown in the pedigree. 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको सही स्टेटमेंट बताने हैं. अगर आप पेडिग्री को बहुत ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेप पर जो फीमेल है वो अफेक्टेड है. नंबर 1 में देखिए, जो फर्स्ट मीटिंग है मेल और फीमेल के बीच में, उसमें फीमेल अफेक्टेड है और उस फीमेल के जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं, एक मेल और 2 फीमेल. अगर आप सेकंड स्टेज पे देखेंगे तो एक मेल और 2 फीमेल, यानी कि तीनों ही ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड हैं. इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर मेल की मीटिंग हुई फीमेल के साथ, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अफेक्टेड नहीं है. यहां पर फीमेल भी अफेक्टेड नहीं थी, जो मदर फीमेल थी. सेकंड स्टेज पर जो मदर फीमेल है वो अफेक्टेड नहीं है, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो भी अफेक्टेड नहीं है. फिर राइट हैंड साइड पर जो फीमेल है उसकी जब मीटिंग हुई फादर के साथ, तो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं ऑल आर अफेक्टेड. कोई एक ऐसा ऑफस्प्रिंग नहीं है जो अफेक्टेड ना हो. तो मदर से अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो मदर से होने वाले ऑफस्प्रिंग सारे अफेक्टेड हैं. सेकंड स्टेज की बात करें तो फिर से मदर से होने वाले जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं वो सारे अफेक्टेड हैं. अब थर्ड स्टेज में देखते हैं. थर्ड स्टेज में लेफ्ट हैंड साइड पे कोई मीटिंग दिखाई नहीं है. राइट हैंड साइड पे एक मीटिंग दिखाई है. एक फीमेल है नंबर 7 पे, जिसकी मीटिंग हो रही है नंबर 8 से. नंबर 8 में मेल है. ये मेल किसी और फैमिली से आया होगा. ये मेल अफेक्टेड भी नहीं है. लेकिन फिर से नंबर 4 पे, फोर्थ स्टेज में आप देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड हैं. यानी कि जितनी बार भी ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड हैं उनकी मदर अफेक्टेड जरूर है. या उल्टा कहें, अगर मदर अफेक्टेड है तो उसके ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड जरूर हैं. तो इससे सिंपल हम एक ही कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये एक तरह का मैटरनल इनहेरिटेंस है, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस भी हम इसको बोल सकते हैं. क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ऑफस्प्रिंग में माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा मदर के ओवम से ही मिलता है. तो यहां पर ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, करेक्ट है. लेकिन अगर आप ऑप्शंस में देखें तो सेकंड ऑप्शन में सी दे रखा है, लेकिन सी को डी के साथ कंबाइन कर रखा है, सी एंड डी. तो डी ऑप्शन क्या कहता है? डी इज वेरिएबल एक्सप्रेशन कैन बी ड्यू टू हेटेरोप्लास्टी. अब ये वेरिएबल एक्सप्रेशन की बात कहां से आई? क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड लाइन, फर्दर द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट इज हाईली वेरिएबल. वो कह रहा है कि जो एक्सप्रेशन है इस ट्रेट का वो काफी वेरिएबल है. अलग अलग मेंबर्स में अलग अलग लेवल का एक्सप्रेशन है. किसी में एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है, सम आर हाईली अफेक्टेड, सम आर स्लाइटली अफेक्टेड. तो ये जो एक्सप्रेशन लेवल डिफरेंस है, दिस मे बी ड्यू टू हेटेरोप्लास्टी. वैसे भी अगर आपको इतना समझ में आता है कि हर बार ऑफस्प्रिंग्स मदर से ही अफेक्टेड हो रहे हैं, यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है, तो सी ऑप्शन एक जगह ही दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो इसलिए यहां पर सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द फॉलोइंग पेडिग्री, इंडिविजुअल्स विद शेडेड सर्कल और शेडेड स्क्वायर शो प्रेजेंस ऑफ अ रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट. द कैलकुलेटेड रिस्क ऑफ अकरेंस ऑफ दिस ट्रेट फॉर थर्ड वन इज. दोस्तों, इस तरह की पेडिग्री दिखाई है और पूछा है कि इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक्सप्रेशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. कोशिश करते हैं निकालने की. पहली बात तो वो कह रहा है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है. मतलब कि जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं मैं उनका जीनोटाइप लिख देता हूं. रिसेसिव है, ऑटोसोमल है, तो ऑब्वियसली जिस टाइम होमोजाइगस होगा उसी टाइम एक्सप्रेशन होगा. बट इसके पेरेंट्स, यहां से अगर बात करें तो इसके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है. मतलब कि ये एक एलील यहां से आया है और एक एलील यहां से आया है.
तभी तो इसके अंदर दोनों रिसेसिव कॉम्बिनेशन आए। और ये दोनों अफेक्टेड नहीं है, मतलब कि इन दोनों का एक अलील जो है वो डोमिनेंट है। तो जब क्योंकि एक अलील डोमिनेंट है तो इसलिए ना मदर अफेक्टेड है ना फादर अफेक्टेड है। अब ये डॉटर भी अफेक्टेड नहीं है, इसका कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, कैपिटल ए हो सकता है या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। ऐसे ही ये सन भी अफेक्टेड नहीं है, इसका कॉम्बिनेशन भी कुछ भी हो सकता है, कैपिटल ए हो सकता है या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन स्मॉल ए ही होगा क्योंकि ये ऑलरेडी अफेक्टेड दिखाया हुआ है। ये जो फीमेल है अफेक्टेड है, ब्लैक शेडेड है, तो मतलब इसका जीनोटाइप हमेशा स्मॉल ए ही होगा। तो अब इससे हमें मतलब नहीं है, यहां तो पूछा ही नहीं क्वेश्चन में, उसने इसका पूछा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले तो हमें यह निकालना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी, इस पर्टिकुलर मेल में इसका जीनोटाइप ये हो, इसका जीनोटाइप हो कैपिटल ए स्मॉल ए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर हम इसकी प्रोजेनी बनाएं तो हमें मिलेगा ये और ये, राइट। लेकिन इन चार कॉम्बिनेशंस में से जब भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो हमें ये चार कॉम्बिनेशंस ही मिलते हैं, आपको पता है। इन चार कॉम्बिनेशन में से इस कॉम्बिनेशन के होने की फ्रीक्वेंसी 0 है, ये कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन होता तो ये वाला मेल अफेक्टेड दिखाया जाता, ब्लैक शेडेड दिखाया जाता, नहीं दिखाया गया, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, करेक्ट। यानी कि सिर्फ इस चीज की प्रोबेबिलिटी है, और इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल 2 by 1 2 3। तो यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए होने की प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर मेल के लिए है 2 by 3। तो इसका 2 by 3 हो गया, क्योंकि यहां पर दो ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो ये वाला ए इस वाले ए से कंबाइन हो जाए तो भी तुम्हें कैपिटल ए स्मॉल ए दे देगा, या फिर ये वाला ए इस वाले ए से कंबाइन हो जाए तो भी तुम्हें कैपिटल ए स्मॉल ए दे देगा। तो उस केस में 2 बार ऐसा चांस है कि कैपिटल ए स्मॉल ए मिले, और टोटल चांस 3 बार है कैपिटल ए, एक बार कैपिटल ए भी मिल सकता है, जिस टाइम ये वाला एलील इस वाले एलील के साथ कंबाइन हो जाए। तो आउट ऑफ ऑल द 3 कॉम्बिनेशंस देयर आर 2 चांसेस when the combination will be capital A small a out of total 3. So that is why the probability of this particular male for being capital A small a is 2 by 3. अब यहां से हमें इसकी निकालनी है, तो इन दोनों को क्रॉस करते हैं, कैपिटल ए क्रॉस स्मॉल ए स्मॉल, राइट। दिस में कंबाइन विद दिस और दिस में कंबाइन विद दिस, so you will get capital A small a, capital A small a. Again this may combine with this or this may combine with this, so you will get capital A, sorry, small a small a small a small a. So this is the only condition where this particular male will be affected, right. So out of total 4, I should say out of total 4 combinations, there are only 2 combinations in which this male will be affected. तो 2 by 4 या मैं कह देता हूं 1 by 2, तो 1 by 2 चांस है जहां पर ये मेल अफेक्टेड हो, लेकिन इस 1 by 2 से पहले इस कैपिटल ए स्मॉल ए का चांस कितना है, 2 by 3 जो हमने यहां पर निकाला था। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 by 3 multiplied by 1 by 2 that gives you 1 by 3. तो टोटल प्रोबेबिलिटी इस मेल की कि ये एक अफेक्टेड इंडिविजुअल हो that is 1 by 3, क्योंकि हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया है, करना पड़ता है। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लाइड बाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मेल टू बी अफेक्टेड।
तो इसलिए यहां पर आंसर है 1/3 और आई शुड से फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स that allele frequencies in a population will remain constant over generations if certain assumptions are met. A, B, C, D, E, F 6 फैक्टर्स दिए हैं और आपको बताना है कि इन 6 फैक्टर्स में से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से allele frequencies में चेंज आ जाएगा, जनरेशंस के साथ allele frequencies में चेंज आ जाएगा। तो बेसिकली हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल अगर आपको याद हो तो उसकी कंडीशंस थी रैंडम मेटिंग जो है वो रैंडमली होनी चाहिए, किसी भी मेल की किसी भी फीमेल के साथ मेटिंग हो जाए। दूसरा, पॉपुलेशन साइज लार्ज होना चाहिए, बड़े पॉपुलेशन पर ही ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल काम करता है, छोटे से पॉपुलेशन एरिया में ये काम नहीं करता। म्यूटेशंस नहीं होने चाहिए, म्यूटेशन अगर हो जाएगी तो फिर तो जिस डायरेक्शन में म्यूटेशन हो जाएगी उस डायरेक्शन में ही अलील्स मूव करने शुरू कर जाएंगे। तो यहां पर ऑप्शन ए, डी और ई नहीं होने चाहिए, मतलब कि बी, सी और एफ मेट चॉइस, बी ऑप्शन देखिए मेट चॉइस, अगर चॉइस के साथ मेटिंग होगी, अगर एक मेल हर बार किसी एक पर्टिकुलर फीमेल के साथ ही मीटिंग करेगा तो फिर जो सिलेक्शन होगी वो डायरेक्शनल होगी, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अलील ही सिलेक्ट होगा हर बार। दूसरा, स्मॉल पॉपुलेशन साइज पर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल एक्ट नहीं करता ठीक से। और तीसरा, डायरेक्शनल सिलेक्शन, अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई एक पर्टिकुलर अलील को कैरी करने वाले जीन्स ही हर बार सेलेक्ट होते रहे तो वही अलील प्रिवेल करेगा आने वाले टाइम की पॉपुलेशन में। तो ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का फैक्टर नहीं है। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि मेटिंग रैंडम होनी चाहिए, पॉपुलेशन साइज लार्ज होना चाहिए और म्यूटेशंस नहीं होने चाहिए। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि उसने पूछा है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देंगे। तो बी, सी एंड एफ आर द फैक्टर्स विच विल चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ T0 ट्रांसजेनिक प्लांट कंटेन्स 2 अनलिंक्ड कॉपीज ऑफ tDNA of which one is functional and other is silenced. Segregation of transgenic to non-transgenic phenotype would occur in a ratio in progeny obtained by backcrossing and in ratio in F1 progeny obtained by self-pollination. Fill in the blanks with correct combination of first and second from the options given below. अगर आपको याद हो, बैक क्रॉसिंग का रेशो होता है 1:1 और F1 प्रोजेनी के सेल्फ पॉलिनेशन के बाद रेशो आता है 3:1। तो यहां पर फर्स्ट केस में पूछा है बैक क्रॉसिंग रेशो 1:1, सेकेंड केस में पूछा है सेल्फ पॉलिनेशन रेशो शुड बी 3:1, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों समरी की बात कर लेते हैं। अगर आपको पेडिग्री एनालिसिस ठीक से आता है तो आप ये क्वेश्चंस कभी नहीं छोड़ेंगे, अटेम्प्ट करके जरूर आएंगे और सही अटेम्प्ट करके आएंगे। कंसेप्ट यूज्ड पेडिग्री एनालिसिस, इट वाज द मेन। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो यूजफुल टिप्स, पेडिग्री एनालिसिस जरूर करके जाइए, डेली एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस पेडिग्री के सॉल्व कीजिए। हेड अंकल की बुक्स में भी पेडिग्री के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल पर भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस सॉल्व जरूर कीजिए। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में, तो वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करने जरूरी हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप करते रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए headankal.com पर। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।